हाय डियर, आई एम माहू। स्वागत है आपका सीएम स्टडी फाइन यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, यह एडिटोरियल पब्लिकेशंस बिहार एसआई के सेट नंबर 3 है। इससे पहले सेट 1 सेट 2 उपलब्ध है। इसमें पूरे 100 क्वेश्चन है, जिसमें साइंस है, सोशल साइंस है, आपको करंट अफेयर्स है और कुछ क्वेश्चंस मैथ के भी है, क्योंकि यह बीपीएससी टारगेटेड भी है। यह बिहार एसआई आपको यूपीएसआई, बिहार पुलिस, एसएससी, बीएसएससी सभी एग्ज़ाम के लिए ये मूल्यवान है। आप इसके लिए सभी के लिए फ़ायदे होंगे। तो देखते बनेंगे, और इसमें आपको जो भी कोई प्रॉब्लम परेशानी होंगी आप हमें कमेंट्स ज़रूर करेंगे। वैसे मेरा यह नया यूट्यूब चैनल है, बट मैं 7 ईयर में आपको ऑफलाइन क्लास टीचर ही हूँ, ठीक है। और मेडिवल हिस्ट्री के बारे में भी आपको मध्यकालीन भारत के नाम से आपको यूट्यूब चैनल पर मेरा स्टडी सीएम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका प्ले लिस्ट बना, वहाँ पर भी वीडियो देख लेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही मूल्यवान है, चाहे वह भारतवर्ष के किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्यों ना हो। धन्यवाद। आज की इस वीडियो में चलता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अपनी विरोधियों के प्रति किसने कठोर लोह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? किसने किया था? शेरशाह सूरी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो किसने किया था? ये बलबन ने किया था। बिल्कुल देख लीजिएगा वीडियो, मध्यकालीन भारत के नाम से बिल्कुल 7 क्लास सेंसिटिव बुक से बना के रखे हैं, ठीक है। क्योंकि बलबन, वैसे बलबन कौन थे? इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन था, तथा इल्तुतमिश का गुलाम था। इसने सिजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत की थी। वैसे मैं आई बटन में दे दूंगा, देख लीजिएगा, और वैसे आपको प्ले लिस्ट में उपलब्ध है ही, ठीक है, ये बलबन के बारे में बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कार उपज का कुल कितना भाग था? तो कुल कितना भाग था? 1/3, 1/4, 1/6, 1/10। तो था ये 1/10। फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कार कुल उपज का 1/10 भाग होता था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहर निर्माण कराया था और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। अब प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी वीडियो नंबर फर्स्ट में बिल्कुल मध्यकालीन भारत के प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, आप सीएम स्टूडियो पॉइंट में देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कौन है? आपको सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम थे, और लेकिन उन्होंने मुसलमानों पर लगे थे, ब्राह्मणों पर नहीं लगाए थे। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले भी प्रथम शासक आपको फिरोज तुगलक ही थे। नंबर नेक्स्ट क्यों चलते हैं। अकबर द्वारा इलाही संवाद की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1582 में, 83, 75, 63। तो कब किया गया था? 1583 ईस्वी में दीन ए इलाही आपको संवत की शुरुआत की गई थी। वैसे दास प्रथा का अंत इन्होंने 1562 ईस्वी में किया था। 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया था, और दीन ए इलाही के प्रथम और अंतिम हिंदू व्यक्ति बीरबल थे। नंबर नेक्स्ट के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया? निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया? देखिए, नाना फडणवीस, बाजीराव प्रथम, राजा राम या संभाजी। तो किसको कहा गया? नाना फडणवीस को। किसको कहा गया? नाना फडणवीस को। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। नानाजी फडणवीस का असल नाम क्या था? वास्तविक नाम क्या था? बालाजी जनार्दन भानु था। और जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। अगर बोल दी जाए कि नाना फडणवीस जो बालाजी जनार्दन भानु था, उनको किसने मैकियावेली कहा था? तो जेम्स ग्रांट डफ। किसने कहा था? जेम्स ग्रांट डफ ने कहा था, ठीक है। नंबर नेक्स्ट क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? पाहुल, गुरु नानक, गुरु गोविंद एंड कोई नहीं। तो किसके द्वारा किया गया था? आपको पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद के द्वारा किया गया था। वैसे गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत तो की थी। गुरु गोविंद सिंह की जन्म आपको 1666 ईस्वी में पटना साहिब में आसपास पटना में ही हुआ था। नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है
कि मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए कब की गई थी? 1781 ईस्वी में। 1781 ईस्वी में किया गया था, जो यह आपको कलकत्ता में स्थित था और प्रथम मदरसा भी कहा जा सकता है। इस समय भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, यानी वारेन हेस्टिंग के दौर में ही 1781 ईस्वी में आपको प्रथम मुस्लिम शिक्षा के नाम पर मदरसा का निर्माण कलकत्ता में कराया गया था। नंबर नेक्स्ट के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं कि आपको दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? विलियम बेंटिंक, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबरो एंड लॉर्ड कैनिंग। तो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड एलनबरो। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो ने और क्या किया था? 1843 ईस्वी में एक्ट 5 1843 ईस्वी में एक्ट 5 एक के तहत ही किया गया था और इसमें भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो थे। और लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल 1842 से कितना था? ये 1840 तक था। ठीक है, नंबर नेक्स्ट चलते हैं। प्रसिद्ध रामपा विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? प्रसिद्ध रामपा विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, बंगाल। तो किससे है? ये आंध्र प्रदेश से है। किससे है? आंध्र प्रदेश से है। क्यों? कि रामपाओं का विद्रोह 1879 से 1922 तक आंध्र प्रदेश में हुआ था, जिसके प्रमुख नेता सीताराम रज्जू थे। ठीक है, इसी की ओर आगे बढ़ता हूँ नंबर नेक्स्ट के लिए। नंबर नेक्स्ट है भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, मदन मोहन मालवीय ने, बंकिम चंद्र चटर्जी, एस.एन. सेन ने। तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। नंबर नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर ने, अजीमुल्ला ने, मौलवी अहमदुल्ला ने, लियाकत अली ने। तो आपको पता ही होना चाहिए कि आपको फैजाबाद का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला किए थे। ठीक है, फैजाबाद के नेतृत्व कौन किए थे? मौलवी अहमदुल्ला किए थे। नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नंबर नेक्स्ट में है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 की मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो ये है 10 अप्रैल 1946, 6 जून 1946, 10 जून 1946, 22 जुलाई 1946। ये तो कब हुए थे? तो ये हो गया था आपको 6 जून 1946 ईस्वी को। 6 जून 1946 ईस्वी को। नंबर नेक्स्ट की ओर देखते हैं। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश निम्नलिखित में कौन था? B.S. स्मिथ था, जॉन मिल्टन था, G.R. सीटन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? G.C. हिल्टन। G.C. हिल्टन कौन था? G.C. हिल्टन था, जो भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले जज थे। नंबर नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे? जीवक किसके दरबार में रहते थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार और आपको कलाशोक। तो कब हो गया था? ये हो गया था आपको हो गया था ये बिंबिसार के दौर में ही हुआ था। किसके दौर में हुआ था? बिंबिसार के दौर में हुआ था। देखिए, बिंबिसार 52 वर्ष तक मगध पर शासन किए थे। कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक। तो मेरा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए।
नंबर नेक्स्ट, अब नंबर नेक्स्ट ये देखते हैं, प्रसिद्ध राज्य, सॉरी वो तो हो गया है। किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? 1938, 1948, 1951, 1967। तो इसमें क्या हो गया? तो ये हो गया 1938 ईस्वी। क्या हो गया? 1938 ईस्वी। नंबर नेक्स्ट के चलते, दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो किस में किया गया था? ये किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अगर समय पूछी जाए तो कब था? तो आपको 1956 से 61 था, 56 से 61 था। नंबर नेक्स्ट क्या देखेंगे? ओ तो इसका राइट आंसर मेरा हो गया ये बी हो गया। अब नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नंबर नेक्स्ट है, भारतीय बीमा विनिमय और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IRDA का मुख्यालय आपका हैदराबाद में है। इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में किया गया था। सीमा शुल्क, नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन, सीमा शुल्क उत्पाद कर, बिक्री कर तथा सेवा कर आदि अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं, जबकि आयकर नियम कर, उपकार द्वारा, उपहार द्वारा प्रत्यक्ष कर के उदाहरण होता है। तो क्या हो गया मेरा? ये हो गया ऑप्शन सी। नंबर नेक्स्ट के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो ये क्या हो गया? आपको सीमा शुल्क हो गया। क्या हो गया? सीमा शुल्क हो गया। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, मार्शल, केन्स, प्रोफेसर केन्स, रॉबिन्स, एटसी। तो इसका क्या हो गया? यह आपको प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक प्रोफेसर मार्शल हैं, जबकि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। तो इस क्वेश्चन में मेरा राइट आंसर क्या हो गया? इसमें राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट क्यों चलते हैं। 21 भोरघाट। भोरघाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? नासिक मुंबई, नासिक पुणे, मुंबई पुणे, कोयम्बटूर कोचीन। तो किसका है? यह है मुंबई पुणे के बीच। मुंबई पुणे के बीच यह आपको भोरघाट दर्रा स्थित है। तो क्या हो गया? मुंबई पुणे। ऑप्शंस कौन सही है मेरा? ऑप्शन सी सही है। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। जबकि थालघाट पर नासिक मुंबई है, पालघाट पर आपको कोयम्बटूर कोचीन है, सिनकोट्टा पर आपको तिरुवनंतपुरम मदुरै है ना। अगला सवाल लिखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी पहली बार आपको धारला निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी? धारला। तो धारला किसकी सहायक नदी है? ये ब्रह्मपुत्र नदी की है। और धारला, कुल्सी, मानस, तीस्ता, धनसिरी आदि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील है। पास स्थिति हिमानी से होता है। इसे तिब्बत में शंगपो तथा
असम में क्या हो गया, इसमें है कि आपको धारला निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी, तो हमने बोल दिया ब्रह्मपुत्र नदी। इसके अलावा कुछ जानकारी, धारला, कोसी, मानस, तीस्ता, धनसिरी आदि ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी थे। नंबर नेक्स्ट के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पंचेश्वर परियोजना किन दो नदी की संतुलना इसमें आंसर होगा पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है, तो है भारत नेपाल। क्या है, भारत नेपाल। पंचेश्वर परियोजना भारत तथा नेपाल की संयुक्त नदी परियोजना है। यह महाकाली नदी पर स्थित है। कहाँ पर है, महाकाली नदी पर स्थित है। भारत नेपाल की कुछ अन्य संयुक्त परियोजना भी है, वो है, आप जानते हैं, शारदा परियोजना। क्या है, एक नंबर में शारदा परियोजना, दो नंबर में कोशी परियोजना, है ना, जो बिहार का शोक नदी कहा जाता है, शोक कहा जाता है, टनकपुर परियोजना। ये तीनों भी भारत नेपाल के बीच संयुक्त रूप से आता है। नंबर नेक्स्ट के चलते हैं। नंबर नेक्स्ट है, भारत में कोयला भंडार के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है। भारत में कोयला भंडार के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो कौन है, झारखंड। लेकिन ये भंडारण में तो आ गया है, लेकिन उत्पादन में ओडिशा आ गया है। ठीक है, भारत कोयला उत्पादन के मामले में विश्व में तीसरे स्थान रखता है, थर्ड रैंक इन द वर्ल्ड। ठीक है, कोयला भंडार के मामले में झारखंड अग्रणी है, जबकि उत्पादन में ओडिशा आगे है। मैंने यह स्पष्ट कर ही चुका है। नंबर नेक्स्ट पे चलता हूँ कि भारत ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी। 1990, 2000, 2010, 2015। तो कब किए थे, ये 2000 ईस्वी को किए थे। कब किए थे, 2000 ईस्वी। राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा केंद्र सरकार ने 28 जुलाई 2010 को की थी। इसमें अगले 2 दशक तक के लिए कृषि क्षेत्र में 4% की वृद्धि रखा गया था। हालांकि 4% तो नहीं, लेकिन पॉइंट में ही सही इजाफा हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। नंबर नेक्स्ट है, दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर है। दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर है। कुद्रेमुख, ऑप्शन से कुद्रेमुख, कल्तुसवाई, डोडा बेटा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है, कुद्रेमुख। दक्षिण सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है। इसकी ऊंचाई 1829 मीटर है, जबकि उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कल्तुसवाई है। यही कल्तुसवाई है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन से कुद। नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इस सवाल से पहले जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि किस से होकर गुजरती है ना। तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। वो कौन है, वो है गुजरात, राजस्थान, आपको एमपी, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो देखिए कहाँ से होकर गुजरती हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो इस हिसाब से कौन मेरा ऑप्शंस में है, तो ऑप्शंस ए में है राजस्थान, बी में है त्रिपुरा, सी में है छत्तीसगढ़, डी में है मणिपुर। तो जिसका नाम नहीं वो कौन है, मणिपुर। मेरा ऑप्शंस डी सही है। नंबर नेक्स्ट क्यों चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? पक जल संधि, सुंडा जल संधि, मलक्का जल संधि, बेरिंग जल संधि। तो देखिए यह है आपको शुंडा जल संधि। ऑप्शन बी मेरा सही है। क्या है? शुंडा जल संधि। अब शुंडा जल संधि जावा सागर तथा हिंद महासागर को आपस में जोड़ती है, जबकि पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, मान लीजिए कि इस तरह से इंडिया है, यहाँ पर आपको श्रीलंका है, यहीं पर इसको मन्नार की खाड़ी कहा जाता है और इस विभाजन को इस जोड़ को पक जल संधि कहते हैं और इसको विभाजक सीमा को पक डलरूम जो इंडिया और श्रीलंका को ये विभाजित करती है ना। तो सुंडा जल संधि जावा सागर तथा हिंद महासागर को जोड़ती है। नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? एशिया को, अफ्रीका को, यूरोप को, ए और बी दोनों को? जी नहीं, इसे सिर्फ माना जाता है अफ्रीका को। देखिए अफ्रीका महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है, जो 2 लाख वर्ष पूर्व आपको सर्वप्रथम आपको यहीं पर मानव की उत्पत्ति का खबर चला है और मनुष्य की सबसे निकटतम आपको जाति आपको देखिए एनसीईआरटी बुक में इसका अलग अलग आंसर आता है, कभी गोरिल्ला बोल देता है, कभी चिंपैंजी बोल देता है। तो यहाँ पर तत्काल मैं आपको गोरिल्ला ही बोलता हूँ, चिंपैंजी बोलता हूँ, हालांकि विभिन्न किताबों में दोनों आता है। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी अफ्रीका महादेश में है। ठीक है, और यही सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आपको मनुष्य की जीवन की मानव की उत्पत्ति का प्रमाण आपको अफ्रीका में ही मिला है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस मुद्रा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? मृदा का निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? काली मृदा, लेटराइट, जलोढ़ और लाल मृदा। तो हमें पता है कि भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा पाया जाता है। वैसे रचना के आधार पर, रंग के आधार पर मिट्टी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। हाँ, मैं इस मिट्टी स्पेशल में भी मैं बिल्कुल पढ़ा 10 क्लास में पढ़ाते हैं, 8 क्लास में पढ़ाते हैं, वहाँ पर वीडियो देख लीजिएगा, मिल जाएगा। जो आपको 6.4 करोड़ 7.2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्रफल में आपको जलोढ़ मृदा है, जबकि आपको लाल मिट्टी आपको 6.4 करोड़ हेक्टेयर है और काली मिट्टी भी आपको 6.4 करोड़ हेक्टेयर में है, जबकि लेटराइट मिट्टी 1.3 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्रफल पर है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में धान, गेहूँ, मक्का और सभी सब्जी होती हैं, जबकि काली मिट्टी को दूसरा नाम काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है, इसे कपासी मिट्टी कहा जाता है, इसमें काजू की भी खेती होती है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नंबर नेक्स्ट है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में है, मिजोरम में, पंजाब में, केरल में है। तो ये कहाँ पर है? ये है आपको मिजोरम में है, जबकि डाम्फा, मुरलिन, बलू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है। फिर से डाम्फा, मुरलिन, माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है और आपको मिजोरम में इसके अलावा भी और हैं। और क्या हो गया? राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना इस यानी कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1991 में किया गया था। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1991 में किया गया था। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 10 अप्रैल को, 5 जून को, 16 अक्टूबर को, 16 सितंबर को। तो कब मनाया जाता है? इस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ही मनाया जाता है और वर्ष 2020 में ओजोन दिवस का थीम था ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शंस था। माय डियर्स, मुझे ये ऑफलाइन में पढ़ाने का अनुभव है, मैं ऑनलाइन में नया हूँ,
लेकिन प्लीज़ आप जो भी इसे देखते हैं इसे सब्सक्राइब करें और अपने तरीका विचार हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको किस तरह से दूं या कैसे दूं या किस तरह से पढ़ाऊं। ठीक है, नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 33, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1958 को, 1962 को, 1969 को, 1972 को। तो कब की गई थी? 1962 ईस्वी को। कब की गई थी? 1962 ईस्वी को। 1962 ईस्वी में भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत 1969 में विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में विक्रम साराभाई के अध्यक्षता में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इसरो का गठन किया गया था। ठीक है, नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नंबर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सबको पता है बिल्कुल कि यह स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में ILO की स्थापना 1919 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1919 और इसमें भी 180 सदस्य देश शामिल हैं। इसमें 187 देश अभी शामिल हैं। स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में 1919 ईस्वी में वर्तमान में 187 देश शामिल हैं। नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, उदयभूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? ज्ञानी जैल सिंह का, जगजीवन राम का, शंकर दयाल शर्मा का, KR नारायण का। तो किसका है? ये KR नारायण का है। किसका है? KR नारायण का है, जो भारत के 9वें उपराष्ट्रपति और 10वें राष्ट्रपति थे। कौन थे? भारत के 9वें उपराष्ट्रपति और 10वें राष्ट्रपति थे। नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन है? आपको पता है कि परमवीर चक्र को भारत के सर्वोच्च सम्मान और इसे क्या वीरता पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ये अदम्य साहस, पराक्रम तथा वीरता का परिचय देने वाले सैनिकों को दिया जाता है। इसकी देने की शुरुआत 1947 ईस्वी से है। कौन है? परमवीर चक्र देने की शुरुआत 1947 ईस्वी से ही है। नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर से है, हिमाचल प्रदेश से है, पंजाब से है, उत्तराखंड से है। तो किससे है? ये हिमाचल प्रदेश से है। किससे है? ये हिमाचल प्रदेश से है। वर्तमान में अप्रैल 2021 तक आर्द्रभूमियों के क्षेत्र में आपको 42 हो गया है। नंबर नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? मेयर्स कप का, डूरन कप का, रॉबर्ट्स कप का, आशुतोष कप का। तो ये क्या हो जाएगा आपको? मेयर्स कप। ये मेयर्स कप का संबंध आपको फुटबॉल से संबंधित नहीं है, क्योंकि डूरन कप, रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से है। डूरन कप और रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से है, जबकि मेयर्स कप का संबंध मुक्केबाजी से है। मेयर्स कप किसके लिए है? मुक्केबाजी के लिए है। मेयर्स कप किसके लिए है? मुक्केबाजी के लिए है। नंबर नेक्स्ट चलते हैं। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? 1920 को, 1928 को, 1932 को, 1936 को। तो कब फहराया गया था? ये 1920 ईस्वी को ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में 1920 में फहराया गया था। इस ध्वज का निर्माण बैरन पियरे डी कौबर्टिन ने की थी। कब किया गया था? 1920 में किया गया था और पियरे डी कौबर्टिन इसका निर्माण करता है और बेल्जियम में सर्वप्रथम किया गया था। नंबर नेक्स्ट क्यों चलते हैं। सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है?
आर्थर सी कलक को, विलियम चैन, माइकल जॉन्स, उपयुक्त सभी। तो आर्थर सी कलक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्थर सी कलक, ऑप्शन से। आर्थर सी कलक को सूचना क्रांति के जनक माना जाता है, क्योंकि यह एक और कहाँ ब्रिटिश विज्ञान तथा लेखक, आविष्कारक तथा टेलीविजन श्रृंखला के मेजबान थे, है ना। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया था? तो ये 61वां, 69वां, 70वां, 91वां। तो कब है ये? 70वां संविधान संशोधन में किया गया था, जो अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता था। देश में संसद के दोनों अर्थात राज्यसभा सदस्य और लोकसभा संसद, राज्यों के विधानसभा में निर्वाचित सदस्य एमएलए सब, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ये सारे लोग मिलकर करते हैं। यह संशोधन 70वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को भी शामिल कर लिया गया था, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर नेक्स्ट की ओर है। नंबर नेक्स्ट है 42 में देखते हैं कि लोकसभा के बैठक को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने की को अधिकार है। राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, के संसदीय कार्य मंत्री को, या इनमें से कोई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष प्राथमिक कार्य सदन की कार्यवाही और संचालन के लिए नियम तथा विधि का निर्वहन करता है ना, लेकिन वह गणपूर्ति का अभाव में सदन की कार्यवाही को स्थगित भी कर सकता है। इसलिए मेरा राइट आंसर ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच पूर्णतः निषेध है? किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच पूर्णतः निषेध है? 120, 121, 122, 132। तो क्या हो जाएगा? ये 122 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 122 के तहत कोई भी न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता है। नंबर नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितनी प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया? देखिए, आपको अगर बचपन से पढ़कर आए हैं, आपको याद होना चाहिए कि इसमें 3 प्रकार की बात कही गई है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई। सामाजिक प्रस्तावना में भी आपको याद होगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, है ना, विचार के अभिव्यक्ति, ये सब बातें हैं। तो कितने? 3 है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय है। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर नेक्स्ट है 45। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे? निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे? जगजीवन राम थे, सरदार पटेल थे, राजकुमार अमृत कौर, CH भाभा। तो कौन थे ये सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल। देखिए, सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री, सूचना मंत्री एवं प्रसारण मंत्री थे और 23 अगस्त 1947 को सरकार ने भारत के उप प्रधानमंत्री भी बनाए थे, जबकि भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री का पद नहीं है, बट किसी मशीनरी गड़बड़ी या सिस्टम के कारण इस चीज़ों को अंजाम देने के लिए समय समय पर आपको उप प्रधानमंत्री का पद बनाया जाता है। लास्ट में भारत में 2002 में उप प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका, द्विसदनवाद USA, एन समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। 1 3 केवल 2, केवल 1 2 3, केवल 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा।
जो कौन सुमेलित नहीं है? ए तो 1 और 3 नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यहाँ पर दिख रहा ब्रिटेन से है, लेकिन ये विधि द्वारा प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जबकि 3 की बात की जाए तो द्विसदनवाद यूएसए से नहीं ब्रिटेन से ली गई है। बाकी राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से ही, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यानी द्विसदनवाद ब्रिटेन से और ये विधि द्वारा स्थापित यूएसए से। ठीक है, इसलिए 1 और 3 ही एक दूसरे में गड़बड़ होने के कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नंबर नेक्स्ट के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटों की क्रमशः संख्या कितनी है? ये तो आपको याद ही है, इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में 40 कितना है? बिहार में 40 लोकसभा की सीट है और 16 क्या है? 16 क्या है? राज्यसभा की सीट है और 243 क्या है? 243 आपको कुल बिहार विधानसभा में है, जबकि 75 आपको बिहार विधान परिषद में है। बस ये तो सारी जानकारी आपको है, जिसमें से 4 लोकसभा की 6 सीटें आरक्षित हैं, जिसका नाम हाजीपुर है, सासाराम है, समस्तीपुर है, गया है, गोपालगंज है और जमुई है। याद रख लीजिएगा, 6 लोकसभा आरक्षित सीट कौन है? हाजीपुर है, सासाराम है, समस्तीपुर, गया, गोपालगंज और जमुई है। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। केंद्र राज्य संबंध पर गठित सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 69, 80, 83, 87। तो कब किया गया था? 1983 ईस्वी को, जो मेरा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, सरकारी आयोग को आपको 1983 में गठन किया गया था। इस 1987 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 49 है कि 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? देखिए, 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा जोड़ा गया था। कितनी भाषा जोड़ा गया था? 4 भाषा जोड़ा गया था। 4 भाषा जोड़ा गया था। वो कौन था? वो था डोगरी, एक डोगरी था, आपको बोडो था, उसके बाद मैथिली भी था और एक था संथाली, एक संथाली भी था। तो इसमें से सभी तो आ गया, तो उपयुक्त सभी हो गया। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और एक तो लिख लीजिए संथाली। इनको 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया, जिससे अभी संविधान में 22 भाषा मान्यता प्राप्त है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? ठीक है, तो अब तक कुल 3 बार संसद की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। वो कब? 1961 में, 1978 में, 78 एंड 2002। अब सवाल किस काम के लिए? तो 1961 में दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए, बैंक सेवा आयोग विधेयक के लिए 1978 और आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। ठीक है, संयुक्त का मतलब आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठते हैं, जिसकी बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं। नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। नंबर नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? देखिए, या तो 65 साल पूर जाए या तो फिर 5 साल पूर जाए, जो पहले हो जाए वो उनकी हो जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निवृत्ति की आयु, सॉरी यहाँ पर उच्च न्यायालय है, हमने उच्चतम न्यायालय की बात कह दी। उच्चतम न्यायालय में या तो 65 वर्ष होता है या 5 साल होता है। तो ठीक उसी प्रकार उच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट में 62 साल चलता है, यानी कि ऑप्शन सी मेरा सही है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। दल बदल
निरोधक अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो कब किया गया था? ये किया गया था 1985 में, लेकिन यह कानून आज तक भी कामयाब नहीं हुआ। दल बदल अधिनियम को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में 1985 में किया गया था। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि एक दल में जीतकर लोग दूसरे दल में चले जाते हैं और थोड़ा सी उसमें कोई टनक भनक होती है तो छोड़ देते हैं। कभी भविष्य में उसे राजनीति के उच्च पद के लिए भी लालच में चले जाते हैं, जिससे राजनीति सरकार पर तो जो असर पड़ता है बिल्कुल, उस पार्टी को तो इतना चोट पहुंचता है मत पूछिए। लेकिन अब सोचिए ज़रा कि जिस जनता ने जिसको वोट दिया, जिस पार्टी समझकर, जिस दल को समझकर, लेकिन उस दल में वो रहा ही नहीं, किसी दूसरे दल में चले जाए, तो उस जनता का भी दिल में कितनी चोट पहुंचती होंगी। लेकिन इसके लिए 1985 ईस्वी में तो कानून बना लिया गया, लेकिन ये आज तक कामयाब नहीं हुआ। नहीं तो वर्तमान में मध्य प्रदेश का लोकसभा विधानसभा चुनाव देख लीजिए। आपको बिहार पिछले आपको बिहार लोकसभा विधानसभा चुनाव था, ठीक है। और वर्तमान लोकसभा चुनाव में देखिए कि आपको महाराष्ट्र में देखिए, ठीक है, उसमें भाजपा गठबंधन के साथ शिवसेना था, लेकिन उसके साथ नहीं रहा। बिहार के पिछले लोकसभा चुनाव देखिए, विधानसभा चुनाव में देखिए नीतीश कुमार किस गठबंधन के साथ चला गया। इसके अलावा ये भी तो गठबंधन की मामला था, लेकिन दल बदल कानून ये होता है विशेषकर जो मध्य प्रदेश में हुआ और वर्तमान बिहार में हुआ। पर जैसे कि पिछले विधानसभा चुनाव डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी कांग्रेस से जीते थे, लेकिन थोड़ी सी मामला बनकर वो जेडीयू में शामिल हो गए थे। वास्तविक दल बदल कानून इसी को रोकने के लिए बनाया गया था, इसको दल बदल कानून कहते हैं। नंबर नेक्स्ट के चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो क्या है, एनजीटी का मुख्यालय आपको नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। हालांकि ऐसे क्यों बनाया गया था? तो इसमें 4 अन्य मुख्यालय भी था, जिसमें भोपाल, पुणे, कोलकाता तथा चेन्नई में भी इसकी आपको सब ऑफिस है। इसकी स्थापना 2010 में किया गया था। यह एक न्यायिक संस्था होती है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल हैं। वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल हैं। नंबर नेक्स्ट के चलते हैं। नंबर नेक्स्ट में है, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? तो किस में किया गया था? ये किया गया था रूस में किया गया था। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ किया गया था? रूस में किया गया था 1954 ईस्वी में। कब किया गया था? 1954 ईस्वी में। कब किया गया था? 1954 ईस्वी में। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, बारबरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? तो आपको सुनकर ही लगता है, आपको थोड़ा सा भी पुरानी बात याद है तो बारबरी ये गाय का है, भैंस का है, बकरी का है, तो में से कोई नहीं। तो किसकी है? ये है आपको बकरी की। ये किसकी है? ये बकरी की है। नंबर नेक्स्ट के चलते हैं कि किसी घर में लगी बिजली बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो देखिए, ये सूत्र होता है, इसको सूत्र के द्वारा निकाला जाता है। यहाँ पर P का मान कितना है? ये P का मान है आपको 100 वाट। ये P है 100 वाट और V कितना है? 200 वोल्ट। तो क्या ज्ञात करना है आपको? R। सूत्र क्या होता है? R बराबर, सूत्र क्या होता है? R बराबर, सूत्र होता है V स्क्वायर बटे क्या हो जाता है? P हो जाता है। तो V कितना है मेरा? 200। तो 200 गुना 200 बटे कितना हो गया? P मेरा? P मेरा है 100। तो 100 के डबल जीरो कट गया, 2 दूना 4। तो कितना हो गया मेरा आंसर? 400 ओम। अब देखिए 400 ओम कहाँ है? तो 400 ओम P में है, इसलिए मेरा राइट आंसर B हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर नेक्स्ट, पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? माय डियर्स, मैं आपको इंडिकेट कर ही रहा हूँ कि मैं ऑफलाइन क्लास टीचर हूँ
और क्या हो गया, ये 9th क्लास में सर्वप्रथम आता है और इसको बड़ी बेहतर अंदाज से पढ़ने का मौका मिलता है और इसके दिया जाता है। आप 9th क्लास के वीडियो फिजिक्स में देख लेंगे तब को समझ में आ जाएगा। न्यूटन्स के सारे लॉ और सारे सिस्टम को मैं एक एक करके बताया हूँ। तो किसके अंतर्गत आता है, ये पहला नियम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, प्रत्येक यानी कि इसमें क्या क्या जड़त्व के नियम का है, जिसमें आपको गति का विरोध का इसमें बात कहा गया कि प्रत्येक गतिशील वस्तु अपने गति अवस्था में तब तक बने रहता है या प्रत्येक विराम वस्तु विरामावस्था में तब तक बने रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य संतुलित बल कार्य ना करे। जैसे इसी के अंतर्गत है गाड़ी का अचानक खुल जाने से यात्री पीछे की ओर हट जाना, या गाड़ी का अचानक ब्रेक लगाने से आगे की ओर चला जाना, या दौड़ती हुई घोड़ा से व्यक्ति एकाएक गिर जाना। माय डियर्स, इस तरह के अगर आंसर जॉब चाहिए तो कमेंट्स कीजिए, मैं आपको एक नहीं 100 हज़ारों की बारिश बरसा दूंगा। धन्यवाद। नेक्स्ट चलता हूँ। नेक्स्ट चलता है, प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड या 8 मीटर सेकेंड। ये दोनों जगह तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है और ये 3 मील तो नहीं होगा, सेंटीमीटर तो नहीं होगा, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। और क्या हो गया कि सर्वप्रथम 1600 आपको 76 ईस्वी में प्रकाश की वेग रोमर के द्वारा ज्ञात किया गया था। 1676 ईस्वी में प्रकाश की वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर होता है। इसकी जानकारी आपको रोमर ने 1676 ईस्वी में दिया था। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। रॉकेट किसके संरक्षण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? बिल्कुल, ये भी 9th क्लास फिजिक्स में ही पढ़ाते हैं। ठीक है, ये रैखिक संवेग का एक उदाहरण है। ये रैखिक संवेग का एक उदाहरण होता है। ठीक है, रॉकेट यह आपको न्यूटन के संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार चलता है कि उसमें जब नोडिंग होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं वीडियो में लॉन्ग करना नहीं चाहता, नहीं तो यहाँ पर मैं आपको बेहतर ढंग से मैं आपको ज़रूर बता देते। यहाँ पर सौ की धुआं निकलता है, तो धुआं जब निकलता है तो धुआं एक उसमें बल्ब का उपयोग करता है और रॉकेट खुद ब खुद आगे की ओर बढ़ने लग जाता है। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। शेविंग ब्रश के रेशो का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? तो देखिए, ये क्या है, आपको पृष्ठ तनाव की ये उदाहरण है। चाहे आदमी अगर कपड़ा पहनकर ही अगर शर्ट गंजी पहनकर, या लड़की अगर सलवार सूट पहनकर ही अगर नहा जाए, चाहे बारिश के भी दिन चल रहा है, बारिश में भीग जाए, तो आपके सारे कपड़े पिचक जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जब शेविंग ब्रश को जब उसमें उसको ब्रश किया जाता है, उसमें जब उसका क्रीम रहता है, तो उसके जब पानी से उससे निकाली जाता है तो बिल्कुल पिचक जाता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण। नंबर नेक्स्ट, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा, वास्तविक धारा, प्रत्यावर्ती धारा या दिष्टकारी धारा? तो किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है प्रेरित धारा के लिए। किसके लिए किया जाता है? ये प्रेरित धारा के लिए। ये भी 10 क्लास में पढ़ा था, 10 क्लास फिजिक्स में। फिल्म के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करके प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाया जाता है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। फोटोन की खोज किसने किया था? तो फोटोन की खोज आपको अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। किसने किया था? फोटोन का खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। देखिए, फोटोन की खोज 1905 ईस्वी में कब किया गया था? 1905 ईस्वी में। बहुत सारी जानकारी इसके अंतर्गत है। ठीक है, आपको बंगाल विभाजन है, आपको बंगाल विभाजन उस दिन है। हाँ, यही सारी चीज़ें हैं। तो फोटोन की खोज 1905 से अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। फोटोन एक ऐसा पार्टिकल्स है जिसमें ना ही भार होता है, ना ही उसमें द्रव्यमान होता है। मास एंड वेट दोनों अनअवेलेबल इन फोटोन पार्टिकल्स। नंबर नेक्स्ट चलते हैं। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है? फोटोन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपयुक्त सभी। तो कौन? इलेक्ट्रॉन की संख्या करती है।
कौन करता है? इलेक्ट्रॉन के। रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन के, चूँकि उसके बाह्य कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उसी के बल भरोसे पर ही क्या होता है, आपको उसमें गति उत्पन्न होता है। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, कच्चा लोहा, उपयुक्त कोई नहीं। तो कौन हो गया आपको? पिटवा लोहा। कौन हो गया? ये पिटवा लोहा हो गया। लोहा का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है, और पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा स्टील से भी कम होता है। इसमें कार्बन की मात्रा मात्र 0.4 टू 0.8% होता है। 0.4 टू 0.8% होता है। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में है, पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तांबा टीन का, तांबा जस्ता का, तांबा जस्ता टीन का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसका हो जाता है? तांबा एवं जस्ता का। किसका होता है? तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। जबकि कांसा, तांबा तथा टीन का मिश्रण, जबकि कांसा, तांबा तथा टीन का मिश्रण होता है। कांसा, तांबा तथा टीन का मिश्रण होता है। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का उपयोग करते हैं? तो किस गैस का उपयोग करते हैं? ये हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं। ठीक है, नंबर नेक्स्ट चलते हैं। सुक्रोज के जल अपघटन में किसका निर्माण किया जाता है? किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज का, लैक्टोज का, फ्रुक्टोज का, या ये और भी दोनों का? तो होता किसका है ये होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का। डैट्स मीन ऑप्शंस डी सही, ए और सी दोनों। क्या आपको याद नहीं है कि ग्लूकोज का 6C12H22O11 होता है, और फ्रुक्टोज का भी क्या होता है? C6H12O6 होता है। लेकिन इससे बनने वाली जो आपको सुक्रोज बनता है, जिसे डाइसैकेराइड शर्करा या चीनी कहते हैं। चीनी का सूत्र आपको ये भी याद होगा बिल्कुल, C12H22O11 होता है। C12H22O11 होता है। नंबर नेक्स्ट के चलते हैं। नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम वर्जिया एस्टिवा है? तो देखिए, वर्जिया एस्ट्रोविया, सबसे पहले देखेंगे कि ये बात कैरोलस लीनियस की वर्ग की, जिससे द फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में फिर 9 क्लास के बायोलॉजी में पढ़ाते हैं, आप वहाँ पर भी इसको जान सकते हैं, देख सकते हैं। इन्होंने जीवों को सबसे पहले बाइनरी सिस्टम्स, दो नाम का प्रतिपादन चालू किया था, प्रचलन चालू किया था। और उसमें कुछ नामें हो जाती है, जैसे मनुष्य, यहाँ पर मनुष्य को होमोसेपियंस कहते हैं। ठीक है, मनुष्य को होमोसेपियंस कहते हैं। गाय को बस इंडिकस कहते हैं। ठीक है, पेंथरा टाइग्रिस बाघ को कहते हैं। आपको वारिजिया एस्टिवा किसको बोलते हैं? धान को बोलते हैं। वारिजिया एस्टिवा किसको बोलते हैं? धान को बोलते हैं। पीसम एस्टिवम मटर को बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ इस प्रकार से हैं। नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगर वैज्ञानिक नामों से रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको सिर्फ एक वीडियो वैज्ञानिक नामों का ही दे दूंगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? नारियल, जौ, मक्का, ज्वार। तो क्या है ये? आपको नारियल है। क्या है? आपको नारियल है। जो मक्का, ज्वार, बांस, चावल आदि ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है, जबकि नारियल फल्मी कुल का एक पौधा है। जबकि नारियल एक फल्मी का पौधा है। इमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? इमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है?
अग्नाशय के द्वारा, जठरस के द्वारा, आमाशय के द्वारा, पेट में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? अग्नाशय के द्वारा। क्या हो जाएगा? अग्नाशय के द्वारा। इमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन आदि का स्राव अग्नाशय द्वारा होता है, जबकि पेप्सिन, रेनिन का स्राव जठरस द्वारा होता है। इमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन आदि का स्राव अग्नाशय द्वारा होता है। तो क्या हो गया आपको? ये हो गया राइट आंसर, अग्नाशय। और पेप्सिन, रेनिन का स्राव जठरस द्वारा होता है ना। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? तो देखिए, वृक्क के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स तथा भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है। वृक्क के पहले भाग को कॉर्टेक्स तथा भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है ना। और वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, और एक नेफ्रॉन, एक वृक्क में कम से कम 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। किस विटामिन का रासायनिक नाम टैकोफेरल है? देखिए, टैकोफेरल है, ये अलग अलग बात। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, जो भी कोरोना में ही सबसे बड़ी काम आता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरल कहते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरल कहते हैं, जबकि विटामिन के को क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन कहते हैं। दैट्स मीन बच गया कौन मेरा? विटामिन ई बच गया, ई बच गया। विटामिन ई को ही आपको टैकोफेरल कहा जाता है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मलेरिया परजीवी की निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? मलेरिया परजीवी की निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? एस्पोरोजोआइट, साइजोआइट, ट्रोफोजोआइट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है इसको? एस्पोरोजोआइट है। ऑप्शन ए सही है। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। चर्चित पुस्तक है एक जिसका नाम है प्लेटफॉर्म एस्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड के लेखक कौन है? आपको माधवी भंडारी, या नीना रॉय, या संगीत पाल चौधरी, एस गिरधार। तो ये कौन है? आपको संगीत पाल चौधरी। ऑप्शन सी सही है। संगीत पाल चौधरी प्लेटफॉर्म स्केल फॉर पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड के लेखक संगीत पाल चौधरी ही है, उसी के द्वारा ये रचित पुस्तक है। हाल ही में किस राज्य में जल अभिषेक अभियान की शुरुआत की गई थी? मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। तो किस में किया गया था? मध्य प्रदेश में। किस में किया गया था? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार ने ही जल अभिषेक अभियान की शुरुआत जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया था। भविष्य में जलों के संकट को दूर करने के उद्देश्य ही इसमें निहित है, और उसी का ये मानसा है। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के विजेता कौन है? विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के विजेता कौन है? यूपी, कर्नाटक, मुंबई, रेलवे। तो कौन है? ये आपको मुंबई। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 उत्तर प्रदेश को हटाकर ही जीत लिया है, और इसमें सबसे अधिक बार विजय हजारे ट्रॉफी जीतने वाली टीम भी तमिलनाडु है, जिन्होंने अब तक 5 बार जीता है। कितनी बार जीता है? 5 बार जीता है। इस पर का फाइनल आंसर मेरा ऑप्शन सी हो जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 139वां है। 139वां है, ठीक है। और यह रिपोर्ट आपको UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट द्वारा ये जारी किया जाता है। नंबर नेक्स्ट है। विश्व गोरैया दिवस 2021 का थीम क्या था? विश्व गोरैया दिवस 2021 का थीम क्या था? एस्पेरो, सेव एस्पेरो, बेटर हेल्थ फॉर एस्पेरो, आई लव एस्पेरो, एस्प्रोफलाइन स्काई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई लव एस्पेरो। क्या थीम था? आई लव एस्पेरो। नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो ये कौन बन गई है? रूबीना शेख, साजिया सुलेमान, सुमैया सुलू हसन या बेगम हसन। तो कौन बना है?
आपको ये बना है सामिया सुलू हसन। सामिया सुलू हसन हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति आपको सामिया सुलू हसन है। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेज़बानी कौन सा राज्य किया है? तो दूसरी राजधानी इसका कर्नाटक किया है। किसने किया है? कर्नाटक किया है। करंट अफेयर्स की क्वेश्चन से। नंबर नेक्स्ट है, इथेनॉल नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है। इथेनॉल नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है। ठीक है, और प्रमोशन इस इथेनॉल के नाम से ही हुआ है। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को फिल्म आइकॉन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन को, शाहरुख खान को, दिलीप कुमार को, आयुष्मान खुराना को? तो किसको किया गया है? अमिताभ बच्चन को। किसको किया गया है? अमिताभ बच्चन को। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 83 में है, किस देश ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सहित रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस, फिलीपींस। तो किसने किया है? फिलीपींस ने किया है। किसने किया है? फिलीपींस ने किया है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, पुडुचेरी। तो किस में किया गया? लद्दाख में किया गया। लद्दाख में किया गया है। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत का पहला स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल को किसने विकसित किया? तो ये किसने? DRDO ने किया। किसने किया? DRDO तथा भारतीय सेना यानी ए और सी दोनों ऑप्शन डी मेरा सही होगा। नंबर नेक्स्ट देखते हैं। किस देश ने जनवरी 2021 में ओपन स्काईज संधि से अपना संबंध तोड़ने की घोषणा की? किस देश ने जनवरी 2021 में ओपन स्काईज संधि में अपना संबंध तोड़ने की घोषणा की? अमेरिका, रूस, ईरान, क्यूबा। तो इसने किया है, अमेरिका ने किया है। किसने किया है? अमेरिका किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका रूस द्वारा संधि के लगातार उल्लंघन और सुरक्षा के माहौल में बदलाव के कारण ओपन स्काई संधि OST से अलग होने का ऐलान कर दिया है। 87 में है, किस राज्य ने जनवरी 2021 में अपना पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया? बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो किसने किया है? ये किया है, बिहार ने किया है। किसने किया है? बिहार ने किया है। पहले राज्य के पक्षी महोत्सव बर्ड फेस्टिवल कलरव की शुरुआत जमुई जिले के नागी-नकटी बर्ड सेंचुरी में किया गया है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार भल्ला को, राकेश अस्थाना को, इंद्र जायसवाल को, सुबोध कुमार जायसवाल को। तो किसको किया गया है? सुबोध कुमार जायसवाल को। ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा। जबकि सुबोध कुमार जायसवाल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में यही है। हाल ही में सत्यपाल की मृत्यु हो गई, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये था आपको फैशन डिजाइनर। कौन था ये? फैशन डिजाइनर था। कौन था ये? फैशन डिजाइनर था। ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हुए हैं, जो एक फैशन डिजाइन कपड़ों के मशहूर ब्रांड सत्यपाल मलिक थे। नंबर नेक्स्ट चलते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला भारत का पहला संयुक्त राज्य कौन है? पहला संयुक्त राज्य कौन है? तो पहला संयुक्त राज्य है आपको राजस्थान और कर्नाटक। राजस्थान और कर्नाटक ऑप्शंस बी सही है। राजस्थान और कर्नाटक। नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, हू ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है?
घाना, क्यूबा, अल साल्वाडोर या तंजानिया। तो उन्होंने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने? तो क्या है अल साल्वाडोर। अल साल्वाडोर की राजधानी सैन साल्वाडोर है तथा वहाँ के राष्ट्रपति का नाम नायब बुकेले हैं। वह मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन सी इसलिए मेरा सही है। नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी का फिल्म का खिताब मिला है? पंगा, छिछोरे, मणिकर्णिका, यूपी में से कोई नहीं। तो किसको किया गया है? छिछोरे। 67वें फिल्म पुरस्कार 2000 में इसे किया गया। जो अभिनेता पुरस्कार मनोज वाजपेयी तथा धनुष को दिया गया। किसको दिया गया? अभिनेता पुरस्कार मनोज वाजपेयी तथा धनुष को दिया गया है। ठीक है, तो क्या हो गया? ऑप्शन बी सही हो गया। नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? जापान करेगा, भारत करेगा, इटली करेगा, इंडोनेशिया करेगा? तो कौन करेगा? ये आपको 20 शिखर सम्मेलन मेजबानी भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। जबकि 22 में इसका आयोजन इंडोनेशिया में होना है। 22 वाला कहाँ पर होना है? इंडोनेशिया में होना है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 94 है। केंद्र सरकार किस संस्थान के सहयोग से गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों को उत्कृष्टता केंद्र बनाएगी? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास? तो किसको? IIT बॉम्बे को। किसको? IIT बॉम्बे को करेगा। नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने SC/ST छात्रों के लिए 101 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति स्वीकृत की है? तो किसने की है? ये ओडिशा ने की है। किसने की है? ओडिशा ने की है। किसने की है? ओडिशा ने की है। 101 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, जो 50,000 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप दिया जाएगा, जिससे उसके शिक्षण शैली में ये परिवर्तन लाया जा सके। अच्छा, ये मैथ का सवाल है। अब इसमें देखिए कि इसमें आपको सॉल्यूशन के लिए आपको स्पेस की ज़रूरत पड़ेंगे, जो आपको अपेक्षा अनुकूल थोड़ा कम समझ में आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता ही हूँ। ठीक है, देखिए यही है, आप इसको देख लेंगे। ये अगला क्वेश्चन सब तो आपको यहीं से है। ठीक है, और इसका भी आंसर इस तरह से है। तो डियर्स, इस तरह से हो गया ये मेरा वीडियो। आप इसको समझेंगे, बोलेंगे, और ये आपको बिहार SI UPSI से रिलेटेड था। नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे, तब तक के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।